नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो भौतिक विज्ञान का अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमने इस टॉपिक को पिछले वीडियो में इस पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी और बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने दी थी और बताया था उसमें कि जैसे हम किसी बैटरी के धन सिरे को किसी चालक तार के माध्यम से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो चालक तार जो होता है वो एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। और ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो हमारा वैद्युत अपघट्य भरा होता है वो वैद्युत अपघट्य में भी धारा बहती है और धारा की जो दिशा होती है वो बैटरी के बाहर जो होती है वो धन से ऋण की तरफ होती है, लेकिन जो बैटरी के अंदर होती है वो ऋण से धन की तरफ होती है। अर्थात बाहर तार प्रतिरोध का काम करता है और सेल के भीतर जो होता है वो भरा हुआ जो वैद्युत अपघट्य होता है हमारा वो प्रतिरोध का काम पूरी तरह करता है। आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे हम स्मॉल r से नोट करते हैं वो आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से सबसे पहली बात जो है वो है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उनके प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बीच की दूरी अगर हम प्लेटों की बढ़ा देते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सेल था और इनकी ये प्लेटें थी, ठीक है, और ये धन प्लेटें हैं। मान लेते हैं दूसरी प्लेटें भी इसमें थी, ऋण प्लेटें भी थी। ये जो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस यानी कि जो बीच की दूरी होती है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि सेल के बीच की दूरी हम जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, खुद का जो प्रतिरोध होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो आप इस बात को लिख लें। पहला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बीच की दूरी हम जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अगला है जो हमारा प्लेट का क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो प्लेटें यहाँ पे रखी होती हैं वो जितनी ज़्यादा चौड़ी होंगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होता है। और सेल का जो ये हमारी जो प्लेटें हैं सेल के भीतर ये जितनी पतली होंगी, बैटरी जितनी पतली बनाई जाएगी उस बैटरी का आंतरिक यानी कि खुद का अपना ही प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से बैटरी की क्षमता या उसका आंतरिक प्रतिरोध भी हम कह सकते हैं जो बढ़ जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन भैया? ये सारी बात चल रही है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की। तो दूसरी बात क्या? प्लेटों के क्षेत्रफल के बीच की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है वैद्युत अपघट्य, यानी कि जो इसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, ये इस लिक्विड की सांद्रता बढ़ा दी जाए। यदि लिक्विड की क्या बढ़ा दी जाए? सांद्रता बढ़ा दी जाए तो सांद्रता बढ़ाने पे भी प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और सांद्रता घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अर्थात बैटरी के भीतर जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड की अगर सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगला है हमारा लिख लेते हैं इसको, सांद्रता बढ़ाने पर
पर बढ़ता है। चौथा है हमारा, जो प्लेटें लगी होती हैं बैटरी के अंदर, उन प्लेटों की जो पदार्थ होते हैं, यानी कि वो प्लेट किस पदार्थ की बनी हुई है, इस बात पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर प्लेटें अच्छी क्वालिटी की होती हैं तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, और सेल के बीच जो प्लेटें हैं अगर वो बैड क्वालिटी की होती हैं, बुरी क्वालिटी की होती हैं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आज का जो हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में सारी चीज़ों को हम लोग दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास, यही मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस में एक अमीटर लगा हुआ था और एक कुंजी लगी हुई थी, तथा यहाँ पर एक विभव मापी इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया था, तथा एक सेल को भी इससे जोड़ा गया था। ठीक है, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल था वो मान लेते हैं कितना था, E था, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी हम यहाँ बना लेते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल r था। ठीक है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना था, स्मॉल r था, और परिपथ में जो बहने वाली धारा थी वो धारा का मान लेते हैं कितना था, I था। ठीक है ना, विभव भी था, अमीटर में जो धारा पढ़ी जा रही थी वो कितनी थी, I थी, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R था। सेल का विद्युत वाहक बल जो था वो कितना था, E था, और सेल के जो ये प्रतिरोध के सिरों का विभव था वो कितना था, V था। अगर इन बातों को हम मान लेते हैं तो आइए सारी बातों को एक साथ यहाँ पे एक साथ जोड़ करके देखते हैं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे फॉलो करती हैं। अगर हम कहें कि सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसने एकांक आवेश यानी कि Q आवेश को एक सिरे से, यहाँ से Q आवेश इसने एक सिरे से भेजा और पूरे परिपथ में होकर वो आवेश आया और बैटरी के ऋण सिरे पर आकर के समाप्त हो गया। अगर ऐसा हुआ तो बैटरी द्वारा जो हमारा किया गया कुल कार्य होगा वो कार्य जो होगा W बराबर E इंटू Q। बात को अच्छे से समझिएगा, हमने क्या बताया कि ये पूरा सर्किट तैयार था, इस सर्किट में ये हमारा प्रतिरोध था, यानी कि कोई उपकरण लगा हुआ था, और इस प्रतिरोध के बगल में एक अमीटर लगा हुआ था, एक कुंजी लगी हुई थी, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच हमने एक विभव मापी लगा रखा था जो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करता है। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है कि बाह्य उपकरण जो हमारा लगा हुआ है वो बाह्य उपकरण के सिरों का विभव कितना है। ठीक है ना, तो टर्मिनल विभवांतर हमें ये बताएगा, तथा सेल का जो विद्युत वाहक बल था वो कितना था, E था, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना था, R था, और सेल से निकलने वाली धारा का मान I था। यदि सेल ने यहाँ से अपने धन सिरे से Q आवेश को भेजा और वो Q आवेश पूरा रन करता हुआ ऋण तक आया, तो सेल द्वारा जो किया गया कुल कार्य होगा वो कार्य होगा W बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E गुणे Q हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही रहने दें, आप Q का मान भी रख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू T। वैद्युत धारा की परिभाषा से ये मान होता है, तो Q का मान यहाँ रख करके W बराबर E इंटू I इंटू T हो जाता है। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इस बैटरी ने अपने भीतर कितना कार्य किया और बैटरी ने बाहर कितना कार्य किया। तो अगर हम बात करें कि जो ये Q आवेश इस प्रतिरोध से होकर गुजरा, जिसके सिरों का विभव कितना था, V था, और धारा का मान कितना था, I था, तो सेल द्वारा
बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध पर किया गया कार्य। ठीक है ना। सेल द्वारा किस पर, बाह्य वाला, यानी कि जो बाहर प्रतिरोध लगा था, इस बाहर वाले प्रतिरोध पर किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे, जिसका मान हो जाएगा W, और यहाँ लिख देते हैं बाह्य, क्योंकि ये बाह्य कार्य यानी कि बाह्य प्रतिरोध में Q आवेश को भेजने में कितना कार्य करना पड़ा, जब धारा कितनी थी, I थी। तो हम जानते हैं कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है, V है, और बहने वाली धारा कितनी है, I है। आवेश की मात्रा कितनी है, Q है। अर्थात ये हो जाएगा V I और T, V I T हो जाता है, V I T। अब हम बात करते हैं, ये हो गया सेल द्वारा जो बाहर रेजिस्टेंस लगा था, उस रेजिस्टेंस में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने में किया गया कार्य। अब हम बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ था, और उस आंतरिक प्रतिरोध में भी ये कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यदि बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभव V है और आंतरिक प्रतिरोध के सिरों का विभव मान लेते हैं कितना है, V डैश है, तो इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध में भी धारा बह रही है। आंतरिक प्रतिरोध के सिरों का विभव भी कितना है, V डैश है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध पर किया गया कार्य W हो जाएगा। ये किस पर, बाह्य पर नहीं, इस बार आंतरिक कार्य है आपका, तो आप इसे लिख सकते हैं आंतरिक। ठीक है ना, W आंतरिक। तो आंतरिक कार्य फिर क्या होगा, विभव मैंने कितना माना है, आंतरिक रेजिस्टेंस, यानी जो इसका अंदर वाला रेजिस्टेंस था, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, वो उस पर विभव था V डैश, और धारा कितनी थी, उसमें भी I थी। समय कितना रहा होगा, T ही रहा होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये सेल द्वारा अंदर वाले प्रतिरोध पर किया गया कार्य है, ये सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध पर किया गया कार्य है, और ये सेल द्वारा किया गया कुल कार्य है। अगर इसे हम समीकरण 2 बनाएं और इसे समीकरण 3 बनाएं, तो समीकरण 2 और 3 का योगफल समीकरण 1 के बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। तो आइए लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू बाहर किया गया कार्य और धन अंदर किया गया कार्य, आंतरिक कार्य। W बराबर हमारा कितना था, E I T, और बाह्य कार्य कितना था, V I T, प्लस अंदर में कितना कार्य हुआ था, अंदर का जो कार्य था वो V डैश I और T। अब हम इसे हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि विभव का मान V डैश लिखा है, और विभव V बराबर होता है I इंटू R। तो इस स्थान पे लिख देते हैं E इज I, T इज इक्वल टू V I T धन स्मॉल I इंटू स्मॉल r, और I 2 बार हो जाएगा तो I स्क्वायर R इंटू T। देखते हैं I T सब में है, तो I T को हम कॉमन ले लेते हैं, और ये I T आपका इधर आके कट जाता है, होता है E इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बचता है V प्लस I और T जा चुका है, तो यहाँ पे बचा I इंटू R। ये है सेल का विद्युत वाहक बल, और ये है आपका टर्मिनल विभवांतर, और ये है सेल में बहने वाली धारा, और ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे हम चाहें या ऐसा भी बता सकते हैं कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, उसके टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक सिरों
या आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर के योगफल के बराबर होता है, या ऐसा भी इसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, अर्थात जो टर्मिनल विभवांतर है आई आर आपका इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर, अर्थात जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से उसका मान सदैव क्या होता है, कम होता है। इसके आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो हम इसे R को पक्षांतर करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें R की वैल्यू निकालनी हो तो इस पूरे फंक्शन को इधर कर देते हैं, V को इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा I इंटू आर इज इक्वल टू E आपका इधर रहेगा, V को उधर जाना है तो E माइनस V हो जाता है। आया R को यहीं छोड़ देते हैं और I इधर बटे में जाता है, E माइनस V अपान I हो जाता है। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध हम E माइनस V अपान I से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे I का भी मान आसानी से रख सकते हैं। I बराबर होता है V बटे R, ओम के नियम से होता है, आप जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। अर्थात हम चाहें तो यहाँ पे I का मान या I के स्थान पे V बटे R लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस V अपान V बटे R। R आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी R की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, या आप इनमें से R को बाहर लेकर आप इन्हें सेट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं इसको, R इज इक्वल टू R और ये हो जाएगा E अपान V माइनस 1। ऐसा भी इसे जनरेट किया जा सकता है। अब अगर हम चाहें कि इस परिपथ में धारा का मान निकालना चाहें तो धारा का मान निकालने के लिए I को इस बार हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी लोगों को पक्षांतर कर देंगे और I का भी मान यहाँ से निकाला जा सकता है। जैसे ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू E माइनस V अपान स्मॉल r। हम चाहें तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू रख दें और चाहें तो ना रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप V की भी वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये V की वैल्यू रखकर, यानी कि V बराबर IR रख करके यहाँ से हम I का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध।